हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर हम आज स्टडी करेंगे एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो के बारे में, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से नीट 2015, 16, 17, 18 और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, हर एक को कि वो एनसीईआरटी में किस लाइन से, किस पेज नंबर से, कहां से कैसा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले जो पोलन ग्रेन और फीमेल गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर वगैरह को अच्छे से स्टडी नहीं किया हुआ है तो शायद आपको डबल फर्टिलाइजेशन को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको वो स्ट्रक्चर पहले अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो केवल और केवल हमें किसमें देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि वहां पर होता क्या है। जब हमने पोलन ग्रेन की बात की थी तो हमने देखा था कि कई बार क्या होता है कि जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज होता है, ओके, जैसे एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है उस टाइम कुछ ऐसे होते हैं 40% के नियर, जिनके अंदर वहां पर ऑलरेडी जो है वो 2 मेल गेमिट्स जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं। बट बाकी जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है और 2 मेल गेमिट बन जाएंगे। यानी यहां पर जब वो एंट्री करेंगे ओव्यूल के अंदर तो ऑलरेडी मेल गेमिट कितने होंगे, टोटल 2 होंगे। अब एक फ्यूज करेगा एग सेल के साथ एंड सेकंड फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल की जो डबल न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस है, उसके साथ फ्यूज करेगा। और इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जा रहा है क्योंकि वहां पे 2 मेल गेमिट है, एक एग के साथ फ्यूज कर रहा है और एक सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द एंटरिंग वन ऑफ द सिनरगेड द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनरगेड। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो पोलन ग्रेन होता है उसमें क्या होगा कि 2 मेल गैमीट होंगे। 100% जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स है वहां पर क्या होगा, 2 मेल गैमीट होंगे। कुछ ऐसे होते हैं 40% जब वो एंथर से रिलीज होते हैं तभी 2 मेल गैमीट हो जाते हैं, और कुछ में ऐसा होता है कि जब वो जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तब उनमें माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 मेल गैमीट बनते हैं। बट अल्टीमेटली क्या होंगे, वहां पर 2 मेल गैमीट ही होंगे। One of the male gamete move towards the egg cell and fuse with its nucleus, thus complete the syngamy। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम यहाँ पर दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है सिनगेमी एंड सेकंड होता है ट्रिपल फ्यूजन। इन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी क्या होता है, जब आपका पोलन ग्रेन जो आया है, ओके, जो ओव्यूल के अंदर पोलन ग्रेन आया है उसमें जो मेल गेमिट है, जो मेल गेमिट अगर वो एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, एग सेल अब कहां पर है, जो सिनरगिड के बिल्कुल पास में है, ओके, वहां पे फिलीफॉर्म अपरेचर से जो उसको डायरेक्शन भी देती है। तो एक जो मेल गेमिट होता है वो किसके साथ फ्यूज कर लेता है, उस एग सेल की न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर लेता है और बन जाता है वो सिनगेमी। ओके, ये जो चीज है वो डेवलप होगी किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड सेल दैट इज जाइगोट। तो यहां पर ये बनेगा जाइगोट और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। तो यहां पर जो एम्ब्रियो होता है वो कब बनता है, सिनगेमी की वजह से बनता है। यानी जो एक मेल गेमिट आया है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। ओके, the other male gamete move towards the 2 polar nuclei located in the central cell and fuse with them to produce a triploid primary endosperm nucleus that is pen। अब यहां पर क्या होता है, जो सेकंड मेल गेमिट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और जो सेंट्रल सेल रीजन है उसके अंदर जो 2 न्यूक्लियाई ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई। तो वहां पर जाकर क्या करता है, वो जो सेकंड जो आपका मेल गेमिट है वो उन 2 न्यूक्लियाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियाई किसकी हो जाती है, जो आपका मेल गेमिट है। तो टोटल 3 न्यूक्लियाई हो जाती है। वहां पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थी जिनको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला था सबसे लार्ज सेल सेंट्रल सेल के अंदर, और एक जो है वो न्यूक्लियस आ चुकी है किसकी, आपके मेल गेमिट की। तो टोटल यहाँ पर कितनी न्यूक्लियस बन चुकी है अभी फ्यूजन के बाद, 3 न्यूक्लियस बन चुकी है। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं और ये ट्रिप्लोइड होता है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रिप्लोइड इसको क्यों बोला है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट थी, एक न्यूक्लियस हो रहा है, तो टोटल न्यूक्लियस हो गई 3। ओके, एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी सेंट्रल सेल के अंदर जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे थे, एक मेल गेमिट की आ गई, तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो गई, इसलिए इसको नाम दे दिया ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी किसको बोला था, जब एग सेल के साथ एक मेल गेमिट की न्यूक्लियस फ्यूज कर गई थी उसको बोला था सिनगेमी।
ट्रिपल फ्यूजन किसको बोला है? जब पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ अगर मेल गेमेट की न्यूक्लियस फ्यूज कर रही है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब इन दोनों को मिलाकर ये बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। Since the two type of fusion, syngamy and triple fusion take place in embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि एक सिनगेमी हो गया एंड सेकंड ट्रिपल फ्यूजन हो गया। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये केवल और केवल हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो हमें ना ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं देखने को मिलता है। वो केवल और केवल एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ओके, द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो पूरा लार्ज सेल था, जो सेंट्रल सेल था, उस सेल को तो हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना। न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस यूज करिए तो उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो वो पूरा सेंट्रल सेल पहले जो था उसको हम अब नाम हो जाएगा फ्यूजन के बाद क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एंड डेवलप इनटू एन एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, जो सेंट्रल सेल था लार्ज पोर्शन के अंदर वो तो हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म में डेवलप, और जो आपका जाइगोट है उससे बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद बन जाएगा सीड, डेवलप हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए एंटीपोडल सेल है। अब अगर मैं पूछूं कि ये किस साइड था तो ये चलाजल एंड की तरफ था, और यहाँ पर देखिए सिनर्गिड जो वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, और ये जो सिनर्गिड थे यहाँ पर एक एग सेल भी था जो अब फ्यूज करके बना चुका है जाइगोट यानी डिप्लॉइड हो चुका है। अब ये किसकी साइड थे? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे। तो ये एंड जो होते हैं वो भी आपको याद रखनी है कि जाइगोट जो बन रहा है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बन रहा है। ओके, और जी बीच में आपका सेंट्रल सेल था जिसके पहले पास दो न्यूक्लियस थी। अब फ्यूजन होने के बाद उस सेंट्रल सेल नाम नहीं रहेगा, वो बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, दैट इज पीईसी। और जो पहले दो न्यूक्लियस थी वहां पर एक और न्यूक्लियस आई मेल गेमेट की और वो फ्यूज कर चुका है। जो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से जो न्यूक्लियस है वो बन चुकी है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो क्या हो जाएगी? आपकी ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। तो ये याद रखना, बाकी जो चीजें यहाँ पर वो आपकी डिप्लॉइड है, जाइगोट आपका डिप्लॉइड है। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। और जो आपके एंटीपोडल सेल थे जो कि हैप्लॉइड थे वो भी डीजनरेट हो जाएंगे, और जो आपके सिनर्गिड सेल थे वो जो हैप्लॉइड थे वो भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर केवल डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड चीजें ही बचेगी। डिप्लॉइड आपका जाइगोट, और जो आपका ट्रिप्लॉइड होगा वो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी वहां पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बच जाएगी। ओके, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जो वो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर ये देखिए जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा? यहाँ पे फिर एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होने लग जाएगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर मैच्योर सीड बन जाएगा। तो पहले जो एम्ब्रियो की स्टेज आएगी वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर जो सेकंड स्टेज आएगी वो होगी हार्ट शेप्ड, और फिर बन जाएगा ये मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपको चीजें याद रखनी होगी। हार्ट शेप के अंदर यहाँ पे इन्होंने सस्पेंसर दिखाया है, यहाँ पर भी इन्होंने मैच्योर के अंदर भी सस्पेंसर दिखाया है। ये रेडिकल है जहां से रूट डेवलप होगी, कोटलीडन है, ये डाइकोटलीडन है तो यहाँ पे टू कोटलीडन इन्होंने दिखाए हैं। ओके, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, और ये प्ल्यूम्यूल है जहां से आपके सूट जो सिस्टम है वो डेवलप होगा, यानी स्टेम लीफ वगैरह जो है वो इस साइड से डेवलप होगी। तो ये डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, ओके, अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, जिसके अंदर हम एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो की स्टडी को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है, यहीं से नीट 2017, 18 और 19 के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नीट 2017 क्वेश्चन पूछा गया, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? ऑप्शन देख लीजिए, एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर किसके अंदर हमने बात की थी? ये केवल और केवल यूनिक फीचर है फ्लोरिंग प्लांट्स का, जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, प्योर एनसीईआरटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नीट 2018 का। नीट 2018 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, डबल फर्टिलाइजेशन इज, यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमेट विद वन एग, फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमेट विद टू पोलर न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमेट ऑफ पोलन ट्यूब विद द टू डिफरेंट एग्स, एंड सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंपल सा डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर होती है सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी में क्या होता है? एक मेल गेमेट फ्यूज करता है किसके साथ? एग सेल के साथ, और एक मेल गेमेट जो वो फ्यूज करता है किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे आंसर आ जाएगा, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीट 2019 का क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गेमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्गिड, यानी जब वो मेल गेमेट सिनर्गिड के अंदर जो डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑल फ्यूज विद द एग,
one fuse with the egg, other fuse with the synergid nucleus, one fuse with the egg, other fuse with the central cell nuclei, one fuse with the egg, other degenerate in the synergid। यानी हमने दो मेल गेमिट जो है वो रिलीज किए थे, तो उसके बाद क्या होता है, तो सिंपल सा है, एक जो है वो फ्यूज किया था एग सेल के साथ और अदर फ्यूज किया था सेंट्रल सेल न्यूक्लियर के साथ, यानी जो पोलर न्यूक्लियर थी उनके साथ। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ये भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था। तो नीट 2017, 18 और 19 के क्वेश्चन ये थे हमारे। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात की थी प्री फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर हो चुका है डबल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के आज के लेक्चर में हम केवल एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे। सीड से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ हमारे चैप्टर भी कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए, सीड और फ्रूट वगैरह को। ओके, तो अब हम बात करने वाले किसके बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी वो सभी इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यहाँ पे इन्होंने हेडिंग दी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। देखिए, following double fertilization event of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are the collectively termed as post fertilization event। यानी जो भी आपका डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसके बाद जो भी चीजें हैं जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, चाहे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, चाहे ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना, ओवेरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी जितने भी इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आज हम केवल एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को देखेंगे। जो हमारा मैच्योरेशन ऑफ सीड है और जो फ्रूट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये चीजें तो पता होगी कि एंडोस्पर्म यहाँ पर बनता कैसे है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। जो हमारी पोलर न्यूक्लियस थी सेंट्रल सेल के अंदर, वहां पर एक मेल गेमेट आकर फ्यूज किया और ये जो एंडोस्पर्म है ये ट्रिप्लोइड है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये कैसा है, ट्रिप्लोइड है, क्योंकि दो न्यूक्लियस पहले से प्रेजेंट थी, एक मेल गेमेट की आ गई, तो टोटल 3 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। ओके, तो अब हम बात करने वाले यहाँ पे एंडोस्पर्म के बारे में। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा यहाँ पर चीजें जो है वो नहीं बताई गई है। देखिए, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एंडोस्पर्म जो है वो साथ के साथ डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसको जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो दे पाए, तो वो कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा। तो इसीलिए एंडोस्पर्म जो है उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा पहले होना चाहिए, बाद में जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ताकि जो है एम्ब्रियो को जब किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, फूड की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वहां पे प्रोवाइड करने वाला एंडोस्पर्म पहले से प्रेजेंट हो। यानी सिंपल सा मतलब है कि एंडोस्पर्म का काम यहाँ पर क्या है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसको फूड प्रोवाइड करना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, ये काम किसका होता है, एंडोस्पर्म का होता है। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है। ओके, वाई ये हम बता चुके हैं क्यों होता है इसे। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड ए फॉर्म ए ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिवाइड करता है सेल्स, और यहाँ पर बन जाता है टिश्यू। तो सेल्स ही जो है वो बनाते हैं टिश्यू। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि वहां पर एंडोस्पर्म टिश्यू की डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, बट यहाँ पर जो है वो टिश्यू बनता है एंडोस्पर्म टिश्यू। The cells of this tissue are filled with the reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, यही इनका काम होता है। एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो फूड है उसको रिजर्व करके रखते हैं, ताकि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है तो उस टाइम जो भी उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। कौन करेगा, वो एंडोस्पर्म फुलफिल करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीजें लिखी गई, और इसीलिए हमने बताया था कि पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ताकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो और उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हो तो कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। तो ये चीजें बहुत ही आसान सी थी। In the most common type of the endosperm development, the pen, that is primary endosperm nucleus, undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei। अब आप मुझे एक ये बताना है, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मियोसिस या माइटोटिक। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके, कि इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसके अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, तो कौन सी हो रही है, मियोसिस हो रही है या माइटोसिस हो रही है। दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो यहां पर जो क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियस तो जो पहले से ही थी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन होती है और वहां पर बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा चैप्टर हो चुका है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, आप जो है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो वहां पर होता क्या है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है जिसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद में जो वो बाकी अदर ऑर्गेन का डिवीजन होता है और तब जाके सेल डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएगी, तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर हो जाएगी,
उसके बाद में जो वो सेल का फॉर्मेशन होने लगेगा, अलग अलग सेल बनने लगेंगे। तो अगर केवल एक सेल के अंदर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड कर चुके हैं तो उसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जब वहां पर जो है वो सेल बनना लग जाएगा तो उसको बोल देंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। इन्होंने यही बताया कि पहले जो है वो क्या होता है, एक पूरा सेल होता है, ओके, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होती है, वो न्यूक्लियस में बहुत सारी डिवीजन होती है और बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाती है। अब जब बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाती है तो उसके बाद जो है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, और फिर जो है वो एक एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठे हो जाती है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, ऐसे अलग अलग, और वो जो बाद में जो एंडोस्पर्म बनता है जिसके अंदर सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो उसको बोल देते हैं सेलुलर। सिंपल सा है, अगर एक ही सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस है तो उसको बोल देंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और बाद में अगर सेल की डेवलपमेंट हो चुकी है और एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिल रही है तो हम उसको बोल देंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात यहां पर नहीं है। द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ये कह रहे हैं कि जब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है वहां पर डिवीजन होती है, जो हमारा सेंट्रल सेल था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो था, उसके अंदर एक न्यूक्लियस से बहुत डिवाइड होती है तो वो बहुत ज्यादा होती है, उसके नंबर ऑफ बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होती है, उसके बाद में सेलुलराइजेशन होने लगता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। अब कोकोनट वाटर तो शायद आप में से बहुत बच्चों ने देखा होगा, या फिर उन्होंने जो वो पिया भी होगा, पानी की तरह होता है वो वाटर होता है। तो वहां पर जो कोकोनट वाटर होता है, जो आपका कोकोनट वाटर होता है, वो क्या होता है, वो केवल और केवल जो है एंडोस्पर्म होता है और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मतलब उसके अंदर जो आप वाटर पी रहे हो उसमें कुछ नहीं, उसमें बहुत सारी न्यूक्लियस होती है, बस न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस उसमें होती है, सेल्स उसमें इतने सारे नहीं होते हैं। बट अगर आप जब कोकोनट को उसको बीच में से कट करते हो तो आपको वहां पे व्हाइट सा ऐसे ईटिंग करने के लिए जो वो एक चीज मिलती है जिसको बोलते हैं व्हाइट कर्नल। तो जो वो व्हाइट कर्नल है वो क्या है, वही एंडोस्पर्म था, बट वो धीरे 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 जो उसके सेल्स बनने लगते हैं और वहां पर क्या बन जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक जो है वो कोकोनट लाकर रख लीजिए, उसके अंदर पहले आप हिलाइए, काफी आपको वाटर मिलेगा। मतलब क्या है कि वहां पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बहुत ज्यादा है, मतलब अभी उसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है। बट अगर आप उसको काफी दिन तक रखे रखोगे ना, 5 to 6 मंथ 8 मंथ ऐसे रखे रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जो आपकी न्यूक्लियस है वो सेल बना रही है। वो क्या बना रही है, सेल बना रही है। तो जो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो कोकोनट के अंदर वाटर होता है जिसे हम पीते हैं, ओके, ड्रिंक करते हैं, वो क्या होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो कोकोनट के अंदर व्हाइट पोर्शन होता है जिसे हम ईट करते हैं, व्हाइट कर्नल पोर्शन जो होता है, वो क्या होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। अब यहां पर क्या होता है, जब एम्ब्रियो मैच्योर हो रहा होता है और एम्ब्रियो मैच्योर होकर क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। सिंपल से ये समझिए, तो प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट होता है, वो एम्ब्रियो की स्टेज में जाकर सीड बनाने का काम होता है उसका। जब वो सीड बनाता है तो उसको जो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंडोस्पर्म। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे सीड बनता है तो एंडोस्पर्म के पास से वो फूड ले रहा है ले रहा है ले रहा है ले रहा है ले रहा है, और एंडोस्पर्म के पास में फूड खत्म हो जाता है जब तक वो सीड बनता है। मान लो कि मैं सीड बना रहा हूं, आप जो वो एंडोस्पर्म हो, मैं एम्ब्रियो हूं, मैं क्या बना रहा हूं, धीरे धीरे मैं सीड बना रहा हूं। अब आपके पास मान लीजिए 1 kg जो है वो फूड है, तो मैं कहता हूं आज 100 ग्राम दे दे, 200 300 400 500 डेली 100 ग्राम ले रहा हूं, तो 10 डेज के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका फूड बिल्कुल कंज्यूम हो जाएगा, मतलब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और मैं क्या बना लूंगा, 10 दिन के अंदर सीड बना लूंगा, तो वहां पर क्या होगा, आपके पास एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचेगा। मतलब आपके पास टोटल 1 kg था, डेली 100 ग्राम लिया, तो 10 डेज के अंदर मैंने तो सीड बना लिया, बट आपके पास अब वो कुछ भी नहीं बचा है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए कि 100 ग्राम ही आपके पास 1 kg ही फूड है। मैं वापिस से क्या हूं, एम्ब्रियो हूं जिसे सीड बनाना है, आप वापिस से एक एंडोस्पर्म हो, और आपके पास कितना फूड अभी 1 kg है। अब मेरी यहाँ पे कंजप्शन जो है वो केवल 50 ग्राम है, तो मैं 10 डेज के अंदर ही सीड बनाऊंगा। मैं कहता हूँ आज 50 दे दो, 50 50 50 50 50 दे दो, तो 10 डेज के अंदर क्या होगा, मैं तो जो है वो सीड बना लूंगा। ओके, मैं तो सीड बना लूंगा। तो आपके पास पहले फूड कितना था रिजर्व में, 1 kg था, मैं डेली 50 ग्राम ले रहा था, तो 10 डेज में मैंने कितना लिया, ½ kg लिया।
तो मेरा सीड भी मेच्योर हो गया और आपके पास हाफ केजी जो है वो फूड बच भी गया, यानी आप एंडोस्पर्म तो आपके पास जो वो रिजर्व बच भी गया, यानी एंडोस्पर्म कुछ बच भी गया। ओके, और सीड भी डेवलपमेंट हो गया। तो ये दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पूरा कंज्यूम हो जाता है, एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सीड बन भी जाता है बट कुछ जो है वो एंडोस्पर्म भी बच जाता है। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश की है। देखिए, एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, यहाँ पे डेली 100 ग्राम ले रहे थे और 10 दिन के अंदर पूरा कंज्यूम हो गया था एंडोस्पर्म बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था जो सीड बना रहा था। ये किसके अंदर होता है? पी ग्राउंडनट और बीन्स। पी ग्राउंडनट और बीन्स के अंदर क्या होता है? पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो होता है वो जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है बिफोर सीड मैच्योरेशन। जब तक सीड मैच्योरेशन होता है तब तक पूरा का पूरा एंडोस्पर्म आपका कंज्यूम हो जाएगा और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, जो हमारी सेकंड कंडीशन थी जहां पे मैं डेली 50-50 ग्राम ले रहा था, लास्ट में आपके पास हाफ केजी बच भी गया था, तो वो कंडीशन है। वहां पर क्या होता है कि जो आपका एंडोस्पर्म है वो सीड मैच्योर होने के पास भी बच जाता है। वो किस में बचता है? कैस्टर में और कोकोनट में। कोकोनट में तो आपने सबने देखा होगा बहुत ज्यादा बच ही जाता है। ओके, तो यहाँ पर कैस्टर और कोकोनट के पास में क्या होता है कि एंडोस्पर्म लास्ट में बच जाता है एंड मे बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। और अब जब वो सीड जर्मिनेशन करेगा, सीड जर्मिनेशन कब होगा? जब वो सीड से प्लांट बनाएगा तब जो बचा हुआ है वो कंज्यूम कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि जब पूरा प्लांट बन जाएगा तब तक भी उसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो सेकंड कंडीशन के अंदर आपके पास हाफ केजी एंडोस्पर्म बच गया था, मैं डेली 50-50 ग्राम ले रहा था, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास अभी सीड बना हुआ है, अभी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, इसको संभाल के रखो, जब हम सीड से पूरा प्लांट बनाएंगे तब इसको यूज कर लेंगे। ओके, तो जब सीड से पूरा प्लांट बनने लगता है तो वापिस से वो 50-50 ग्राम करके और वो 1 kg खत्म कर दिया जाता है, यानी अल्टीमेटली एंडोस्पर्म खत्म तो होगा बट एक बार क्या होगा, अगर वो सीड मैच्योरेशन सीड ही नहीं बना उससे पहले खत्म हो जाता है और एक जब होता है जब पूरा प्लांट बन रहा होता है तब जाकर खत्म होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, Split open seeds of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm in each case। यही तो इन्होंने देखो यहीं पे तो ये बता दिया है कि पीस के अंदर क्या होता है, बीन्स के अंदर क्या होता है, ग्राउंडनट के अंदर क्या होता है और कोकोनट और के अंदर एंडोस्पर्म बचता है या नहीं बचता है। तो वो आप जो है वो खुद भी करके से देख सकते हो। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसेंट इन द सीरियल्स व्हीट राइस मेज। आपको ये बताना है व्हीट राइस मेज के अंदर एंडोस्पर्म बचता है या नहीं बचता है। ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत ही आसान सा इसका आंसर आना चाहिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम भी ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर हमारा देखा तो वहां पर भी इन चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं और ये भी एम्ब्रियो से रिलेटेड आएगा। ये भी पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है इसको कंप्लीट कर चुके हैं। बट एम्ब्रियो को हम स्टडी करें उससे पहले यहां से नी 2015 और 16 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नी 2015 का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन पूछा गया है कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज। तो जो उन्होंने पूछा है कि जो कोकोनट के अंदर जो हम लेते हैं वो कोकोनट वाटर क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, डीजनरेटेड न्यूक्लियस, इमेच्योर एम्ब्रियो या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो सिंपल सा हमने बताया था कि जो वो वोटर होता है, इन्होंने लिखा है कोकोनट वोटर, तो कोकोनट वोटर क्या था आपका? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। तो आंसर आ जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत ही आसान सा था। अब इसी से रिलेटेड नीट 2016 में भी क्वेश्चन आ गया था। नीट 2016 का क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट ट्री प्रेजेंट। तो सेम ही क्वेश्चन है, वही 15 में आया वही 16 में आ गया। ये पूछ रहे हैं कि जो कोकोनट वाटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। बट यहां पर देखिए ऑप्शन दिए इन्होंने, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सिंपल या फिर फ्लैसी मीजोकार्प। तो आपको ये भी याद होना चाहिए डायरेक्ट एंडोस्पर्म नहीं आएगा। जब एनसीईआरटी बोलती है कि कोकोनट वाटर जो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, व्हाइट कर्नल जो वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब कंफ्यूज करने के लिए 3 ऑप्शन इसीलिए, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और प्रो एंडोकार्प। ओके, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो बहुत ही आसान से सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियो के बारे में। अब एम्ब्रियो क्या कर रहा है, जो नॉर्मली एम्ब्रियो जो है उससे आपका सीड डेवलप होगा। तो एम्ब्रियो से क्या डेवलप होगा? आपका सीड डेवलप होगा। तो यही चीजें ये चलती रहेगी। यहाँ पर क्या होगा कि आपके कोलियोप्टाइल बनेंगे, कोलियोराइजा बनेंगे, मोनोकोट के अंदर थोड़ी सी अलग हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और जो आपका डाइकोटिलिडन है उसके अंदर थोड़ी सी अलग डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोर एडवांस कौन सा है ये भी आप अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। ओके,
एम्ब्रियो। अब हम बात करने वाले एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही तो आपका एग सेल था, हाँ या ना। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अगर एग सेल था तो वहां पे फ्यूजन के बाद जाइगोट भी किधर बना, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो अब जब वो एम्ब्रियो ही बनेगा तो जाइगोट अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है तो एम्ब्रियो भी किधर डेवलप होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। where the zygote is situated. Most zygote divide only after the certain amount the endosperm is formed. तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पहले एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो जो है वो मेच्योर हो रहा हो, सीड बना रहा है, तो वहां पर उसको जो फूड रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, वो कौन प्रोवाइड कर पाए, एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर पाए। तो इसलिए पहले क्या होता है, थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाता है, उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइडिंग एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये ताकि जब एम्ब्रियो ये बोल दे कि हाँ भाई अब देखो बात ऐसी है, मैं जो है वो सीड बना रहा हूँ, तो तुम्हारे पास फूड वगैरह तो अच्छे से संभाल के रखा है ना। तो एंडोस्पर्म बोलता है हाँ हाँ टेंशन मत लो, मेरे पास फूड वगैरह मैंने तैयार कर लिया, अब तुम अपना काम स्टार्ट करो। अगर ऐसा होने लगे कि एम्ब्रियो बोले कि चलो भैया मैं जल्दी से सीड बना लेता हूँ, अरे फूड का है, फूड का है, पता चला फूड है ही नहीं, खुद ही मर गया पहले ही, सीड बनाने से पहले भाई साहब की फाइल निपट गई। तो इसीलिए क्या होता है कि वो फूड वगैरह पहले से रखता है। ओके, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपको खाने को ही ना मिले तो नीट की तैयारी थोड़ा ही करोगे आप, सिंपल सा है ना। तो ये भी होता है कि फूड वगैरह घर में होता है तभी तो आप और चीज़ों में काम कर सकते हो ना। तो यही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि वो एम्ब्रियो पहले बोलता है कि एंडोस्पर्म को हाँ भाई फूड वगैरह अच्छे से रखा है ना, ताकि मैं जब कुछ भी जरूरत पड़े तो रखे। वो कहता है हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, पूरा फ्रीज भर के रखा हुआ है, टेंशन मत लो, आप अपना काम स्टार्ट करो। ओके, तो the seeds differ greatly the early stage of embryo development, that is embryogeny are similar in both monocotyledon and dicotyledon। तो अब मैंने आपको यही बता दिया था कि यहाँ पर जो आपके फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं वो टू में डिवाइड होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट में। दोनों में सीड डेवलपमेंट थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि डाइकोट में 2 कोटिलीडन बनाने होते हैं और मोनोकोटिलीडन के अंदर केवल 1 कोटिलीडन ही बनाना पड़ता है, जिसे स्कोटेलम भी बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो वो तो डेवलपमेंट होती है, बट इनिशियल स्टेज जैसे ही वो स्टार्ट होती है वो सेम रहती है। तो इनिशियल स्टेज में जो आपकी डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सेम रहती है। फिगर 2.13 डिपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन ए डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो। तो हमने जो स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था, जहां पर पहले जो वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो था, ओके, फिर वो हार्ट शेप था और फिर वो मैच्योर एम्ब्रियो था, तो वो किसका था, डाइकोटिलीडन का था। इसलिए मैंने आपको बता भी दिया था कि ये डाइकोटिलीडन का है, क्योंकि यहाँ पे 2 कोटिलीडन दिखाए गए हैं। द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप्ड एंड देन मैच्योर। तो ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन अभी सीक्वेंस वाले आने लगे हैं। तो ऐसा सीक्वेंस वाला भी आ सकता है कि जो आपका एम्ब्रियो है उसमें क्या है, सीक्वेंस आएगा। तो पहले कौन सा आएगा, प्रो एम्ब्रियो, फिर आएगा ग्लोबुलर, देन आएगा हार्ट शेप्ड एंड देन आएगा मैच्योर। ओके, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे डाइकोटिलीडन के बारे में। तो डाइकोटिलीडन का एम्ब्रियो कैसा होता है, और फिर हम बात करेंगे मोनोकोटिलीडन के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं डाइकोटिलीडन। A typical dicotyledon embryo that is given in figure 2.14 consists of an embryal axis and 2 cotyledon. The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle, which terminate into the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of the cotyledon is hypocotyle. They terminate its lower end to the radicle or root tip. The root tip is covered to the root cap. अब इस चीज को समझ लीजिए, थोड़ा सा हम इस चीज को बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा होता है, ये चीज हम ऐसे कवर कर लेते हैं, और ये हो गए हमारे पास ये कोटिलीडन। ये हमने यहाँ पर सी लिख दिया और यहाँ पर भी सी लिख दिया। ये सी का मतलब है कोटिलीडन है। तो यहाँ पर टोटल कोटिलीडन कितनी है, 2 कोटिलीडन है। ओके, अब ये जो कोटिलीडन इधर हो गए, अब इससे अबाव वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। और ये जो नीचे वाला पोर्शन हो गया, इधर जो नीचे वाला पोर्शन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। अपर वाले को एपिकोटाइल। जो आपका ये एपिकोटाइल है, यही बनाएगा शूट टिप, यानी यहां से आपकी जो है वो स्टेम बनेगी, फिर ब्रांचेस बनेगी, फिर लीफ लगेगी। और जो हाइपोकोटाइल है, इधर होगा आपका रूट टिप, और इधर से जो वो रूट का डेवलपमेंट होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। कुछ ऐसा यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो कोटिलीडन के अबव पोर्शन होगा उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, जहां पे टर्मिनेट पोजीशन पे होगा आपका प्ल्यूम्यूल,
और प्ल्यूम्यूल क्या होता है, जिससे सूट निकलती है। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी हमने इसके बात की थी, यहाँ पर हम इस चीज़ की दोबारा बात कर रहे हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स से यहाँ से रिलेटेड नीट 2016 और 15 में क्वेश्चन भी आ चुका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट वो हमने मोर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, प्ल्यूम्यूल होता है, और जहाँ पे आपका हाइपोकोटाइल है वहाँ पे रेडिकल होता है, जिसे रूट टिप डेवलपमेंट होती है। तो आपको याद रखने के लिए भी आपको बता रखे हैं रेडिकल यानी रूट्स, तो यहाँ पे रूट टिप आ जाएगी। ओके, तो प्ल्यूम्यूल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शूट टिप हो जाएगा। ओके ओके, अब हम बात करने वाले हैं मोनोकोटिलिडन के बारे में। एम्ब्रियोज ऑफ द मोनोकोटिलिडन पोजेस ओनली वन कोटिलिडन, यहाँ पर केवल और केवल एक ही कोटिलिडन होता है। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडन इज कॉल्ड स्कूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो जो आपका मोनोकोटिलिडन होता है, वहां पे जो एक कोटिलिडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। और इससे आपका नीट 2013 में 16 में भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और वो मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये सेम लाइन वहां पर भी लिखी हुई है। मोनोकोटिलिडन के अंदर जो एक कोटिलिडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले हम मोनोकोटिलिडन का डायग्राम देख लेते हैं, देन हम जो वो डाइकोट का डायग्राम देख लेंगे। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है मोनोकोटिलिडन का डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर ये जो एक कोटिलिडन है उसको हम बोल दिए स्कूटेलम। अब स्कूटेलम यहाँ पर आता है ऐसे, ये साइड में इन्होंने अपर थोड़ा दिखा दिया, बट हम इसको साइड में देखें तो ये कुछ ऐसे होगा। अब ये वाला इसका अप पोजीशन हो जाएगी, ये लोअर पोजीशन हो जाएगी। अप की साइड हमारा शूट वगैरह लगते हैं, जहाँ पे स्टेम, लीफ, ब्रांचेस वगैरह, और नीचे की साइड जो है वो क्या लगेंगे, रूट लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पर है सूट एपेक्स, और सूट एपेक्स जो है उसको कवर करता है कोलियोप्टाइल। जो सूट एपेक्स है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। यहाँ पर देखिए रेडिकल है। ओके, रेडिकल से क्या निकलती है, आपकी रूट्स निकलती है, तो वहां पर रूट केप भी होती है। तो जो रेडिकल और रूट केप है उनको कौन कवर करता है, आपका कोलियोराइजा। यानी आप याद रखना, रेडिकल को तो कवर करेगा कोलियोराइजा, और जो सूट एपिक्स है उसको कवर करेगा कोलियोप्टाइल। अब यहाँ पर ये भी देखिए राइजा, सी ओ राइजा आर आ रहा है, बट कोलियोप्टाइल में आर नहीं आ रहा। आर आ रहा है, इसका मतलब वो रूट को कवर करेगा। कई बार इसमें भी कंफ्यूज होते हो, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा, तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हो, कोलियोराइजा आर आ रहा है तो वो रूट को कवर करेगा, और कोलियोप्टाइल में कहीं पे भी आर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो शूट को कवर करेगा। और यहाँ पे एक और पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, तो ये आपका मोनोकोटिलिडन का है। ओके, तो ये आप पॉइंट याद रखना। यहाँ पर इन्होंने ये डाइकोटिलिडन का दिया है। अब यहाँ पर ये देखो कोटिलिडन इन्होंने साइड में दिखा दिया, बट हम एक्चुअल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे रेडिकल आ रहा है आपका, और उसके पास रूट केप है, और ये कोटिलिडन ऐसे हैं, ये ऐसे, और यहाँ पर प्ल्यूम्यूल है। तो यहाँ पर जो वो आपका प्ल्यूम्यूल है यानी हाइपोकोटाइल, वो सॉरी एपिकोटाइल की तरफ, और हाइपोकोटाइल की तरफ आपकी रेडिकल और रूट केप है। यहाँ पे देखिए हाइपोकोटाइल लिखा है, अपर साइड में आपका क्या होगा, एपिकोटाइल होगा, जहाँ पे प्ल्यूम्यूल है। और ये कोटिलिडन एक्चुअल में ऐसे साइड में है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे इधर, ये ऊपर से साइड वाला जो है वो इधर से आ गया है, ऐसे गिर गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ओके, बट हम वैसे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और अपर इसके क्या है, आपका प्ल्यूम्यूल है। तो ये आपको मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन के डायग्राम समझ में आ चुके होंगे। ओके, यही इन्होंने यहाँ पे कोलियोप्टाइल और कोरियोप्टाइजा को बताया कि वो कवर करते हैं। रेडिकल एंड रूट केप इनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएटेड सीथ कॉल्ड कोलियोराइजा, यानी आपका जो रेडिकल या फिर रूट केप होती है उसको कौन कवर करता है, कोलियोराइजा जो होता है वो कवर करता है। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle। तो वहां पर भी यही है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो वहां पे जो स्कूटेलम था हमने बताया था कि वो ऐसा पोर्शन है, उसके अपर वाला पोर्शन है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल हैज ए शूट एपेक्स एंड द फ्यू लीफ प्राइमोडिया इनक्लोज्ड ए होलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर दैट इज कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपका शूट एपेक्स है उसको भी एक लीफ प्राइमोडिया स्ट्रक्चर है जो कि कवर करता है, उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइला। तो यहाँ पर सिंपल सा है, जो शूट एपिक्स है उसको कवर कर रहा है कोलियोप्टाइला, जो रूट है उसको कवर कर रहा है आपका कोलियोराइजा। बट ये जो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा है ये केवल मोनोकोट के अंदर देखने को मिलते हैं, डाइकोट के अंदर देखने को ये नहीं मिलते हैं। ओके, आगे लिखा है सोक ए फ्यू सीड्स इन द वाटर से व्हीट, मेज, पीस, चिकपी, ग्राउंडनट ओवरनाइट, देन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। तो यहाँ पर ये सिंपल से ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे अलग अलग सीड्स जो है उनको आप वाटर के अंदर डिप कर सकते हो, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो है उनमें से जर्मिनेशन निकलने लगेगा सीड के अंदर से, और आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, उसके अंदर क्या कोटिलिडन है, क्या कोलियोप्टाइल है। यानी सिंपल सा बताना चाह रहे हैं कि मोनोकोट और डाइकोट के अंदर क्या डिफरेंस बताना चाह रहे हैं, कि कौन सा प्लांट जो है वो डाइकोट और कौन सा मोनोकोट है। ओके, तो ये सब कुछ था इस लेक्चर के लिए। यहाँ से जो हम बता चुका हूँ कि जो आपका स्कूटेलम वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन आ चुका है, तो मोनोकोटिलिडन के जो
कोटिलीडन होता है उसको हम स्कोटेलम बोलते हैं। ओके, और बाकी आपका 15, 16 में और 17, 18, 19 के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करवा चुके हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।